प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हैं। जो बच्चे अल्प की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। साथ साथ जो एनटीपीसी ग्रुप डी के बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम होता है। लेकिन जो अल्प के बच्चे हैं 2018 का जो पेपर अल्प का आया था दोस्तों, उसी में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री क्या करे, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा। देखिए एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर दोस्तों हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र रटने से नहीं याद होता है, आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिस करने से। तो मैंने क्या किया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को यहाँ पर उठा लिया और इसमें क्या मैं करूंगा, इसमें ऊपर नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मैं गुणा कर दूंगा। क्यों मैं कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्या होने वाला है इसमें। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बहुत टाइम नहीं लगी, आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकता हूं, आप भी बता देंगे। अभी जब कर लेंगे आपको तरीका मालूम हो जाएगा, आप भी सिर्फ इसका आंसर देख करके बताएंगे बिना पेन और पेपर उठाए हुए। कैसे, यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा से क्या करूंगा, ठीक है, ऊपर नीचे मैं सेक थीटा टेन थीटा से गुणा कर देता हूँ। अब आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, एक कोष्टक में दूसरे में ए माइनस बी होता है। ठीक है, वर्गांतर वाला नियम। तो ये दोनों देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है, तो यानी ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है। अब बटे में देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा जिसकी वैल्यू 4 क्वेश्चन में दिया हुआ, ऊपर देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा 4, मैं 4 लिख देता हूँ। और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं सूत्र होता है 1 होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। अब बटे में 4 और 1/4 बराबर क्या होता है 0.25। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को तोड़िए। ब्रैकेट में बाहर वाली होती है, छोटी होती है, मझला होती है, बड़ी होती है। 4 तरीके की ब्रैकेट होती है और इसी क्रम में तोड़ते हैं, पहले बाहर फिर छोटी फिर मझला फिर बड़ी। उसके बाद ओ से देखिए ऑफ के रूप में दिया रहता है, स्क्वायर के रूप में, कड़ी के रूप में, इस फॉर्म में दिया तो उस हिसाब से तोड़ते हैं। डी से आप जानते हैं डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। जिन बच्चों को कुछ नहीं पता था वो सेकंडों में जान ले कि इस क्रम में ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इस टाइप के, तभी आपका क्वेश्चन का आंसर सही आएगा वरना गलत हो जाएगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं। जितने भी छोटे कोष्टक दिख रहे हैं उनको तोड़ लीजिए, और जहाँ तोड़ने लायक बात नहीं रहेगी वहाँ नहीं तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर -8 है कोष्टक में, तो उसको हम यूं ही लिखेंगे, उसको नहीं तोड़ेंगे। आप सोचेंगे क्यों लिखना पड़ रहा है, इसको भी नहीं लिखना पड़ना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। प्रैक्टिस किए रहेंगे, आप सिर्फ देख करके यहीं पे ही आंसर दे देंगे, आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा। समझाने के लिए दोस्तों 1-2 स्टेप लिखना पड़ेगा वरना कंफ्यूज में पड़ जाएगा। -8 लिख लीजिए, 36 बड़े कोष्टक वाले लिख लीजिए, भागे। अब यहाँ पे छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, तो यहाँ पे छोटा कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ पर बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे जोड़ भी लेते हैं डायरेक्ट, प्लस हो गया तो ये 7 2 9 हो जाएगा, मझला भी टूट गया। चलिए छोड़िए, ये काम ही खत्म हो गया। कर लीजिए, आप इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। -4 यहाँ पर है, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे, इसको भी कुछ हम नहीं करेंगे। ठीक है, -4 को भी नहीं करेंगे। अब बाकी अंदर का काम करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 19 है, माइनस है, -3 है और -5 है। तो इसको मझला के अंदर ये छोटे छोटे कोष्टक है, इनको करने के लिए भी बोर्ड मास रूल का ही सहारा लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ माइनस माइनस था तो हमने एक काम कर लिया, लेकिन यहाँ पे गुणा भी है माइनस भी है, तो बोर्ड मास रूल कहता है गुणे और माइनस में पहले गुणे को निपटाइए। तो गुणे को निपटाने के लिए इस 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मझला में बचेगा क्या, 19 माइनस 5 15। ठीक है, ये आपका काम हो गया इतना। अब यहाँ पर चलिए कर लेते हैं, बड़े वाले कोष्टक भी यहाँ पर तोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये माइनस में है तो इसको कोष्टक लगा करके ही रखे रहिए। ठीक है, नहीं लगाएंगे तो दिक्कत होगी, आप समझेंगे कि वो वाला माइनस है, गुणे के रूप में ये -8 नहीं दिया हुआ बल्कि माइनस के रूप में 8 दिया हुआ है। तो वहाँ पे जोड़ने घटाने और गुणे में कंफ्यूजन हो जाएगी, करना क्या है, घटाना है कि गुणा करना है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रहने देंगे ऐसे ही। अब यहाँ पर कर लीजिए, बड़े कोष्टक को भी तोड़ लेते हैं साथ साथ। 9 चौको 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको भी चाहे तो आप इस तरीके से गुणे के रूप में लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर भागे, यहाँ पर -4 को भी रहने दीजिए और ये 19 में से 5 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। इसको गुणे के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप कर लीजिए इसका गुणा, 4 चौको 16 हो जाएगा और यहाँ पर कर लीजिए 8 चौको 32 हो जाएगा। यानी कि ये -32 हो गया इस कोष्टक में, अब भागे, और ये 4 चौको 16 हो गया एक कोष्टक में। ठीक है, यहाँ पर आप सोचेंगे कि बोर्ड मास कह रहा है कि पहले भाग दीजिए, तो मैंने भाग को नहीं दे करके गुणा कर दिया। इसलिए किया, मैं वही चीज़ बता रहा था कि ये पूरा एक अलग क्रम था। ठीक है, ये एक अलग क्रम था। कह सकते हैं कि -8 गुणे 4 बटा था -4 गुणे 4। ठीक है, ये चीज़ थी, इसीलिए यहाँ पे इस भाग का सहारा न लेकर के पहले गुणे को किया गया।
तो हमेशा हर चीज़ को समझिए दोस्तों बारीकी से। देखिए यहाँ पर भी जो चीज़ दी थी यहाँ पर क्वेश्चन में, तो ये पूरा एक अलग प्रक्रम था, ये पूरा एक अलग था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की गई, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर बचा क्या, -16 से -32 में भाग देना, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और 16 दूना 32, यानी कितना आ गया, 2 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या, आप परिमेय और अपरिमेय संख्या जानते हैं। देखिए परिमेय संख्या वे संख्या है जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जिनको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। और जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते और यहाँ पर भी q नॉट इक्वल टू 0, तो ये दोस्तों अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 64 है, अगर 64 का वर्गमूल निकल गया या उनका घनमूल जो भी है निकल गया तो वो आपकी क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। और नहीं निकला वो अपरिमेय। तो यहाँ पर देखिए 8 64 निकल जाएगा, 8 बन जाएगी। यहाँ पर देखिए 8 का क्यूब रूट है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 64 है, 64 का क्यूब रूट 4 चौको 16 चौको 64, 4 हो जाएगा। 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ये 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, यानी कि ये देखिए 2 कड़ी में 2 रह गया। तो ये दोस्तों वर्गमूल जब न निकल पाए तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो यही पूछ रहा था कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अगली संख्या कह रहा है 12 18 20 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। आप जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। देखिए 5 अंक हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। लेकिन कंडीशन लगाया कि जो संख्या 12 18 20 25 से विभाज्य हो जाए वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 12 18 20 और 25 का एलसीएम निकाल लीजिए। 12 18 20 25 का एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करेंगे 2 से काट लीजिए, 2 छक्का 12 2 9 18 10 25, ठीक है। अब अगर आपसे 2 से कट्टा काट लीजिए, 3 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और ये 5 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 और 25 ही कटेगा, तो इन दोनों को सिर्फ लिख लीजिए। 9 शॉर्टकट में काटने का ये तरीका है, 9 और 25 सब एक एक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 25 दूना के 50, 50 दूना के 100, 100 नवा 900, एलसीएम आ गया 900, एलसीएम आ गया 900। अब दोस्तों हम इसको लिखेंगे कैसे। देखिए ये 900 जो है 3 अंकों की संख्या है, हमें लानी है 5 अंकों की संख्या। तो जो सबसे छोटा संख्या थी इसमें 12, उसका इसमें हम गुणा कर देंगे, तो 12 नवा 108 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। देखिए 5 अंकों की संख्या में ये कन्वर्ट हो चुकी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस हो गया आंसर, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन करा किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी हो तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी। देखिए 15% चांदी है, ठीक है, इसमें किसी मिश्र धातु में, मिश्र धातु समझ रहे हैं, दो या तीन धातुओं से मिल करके कोई धातु अगर बनी है तो वो मिश्र धातु होती है। मिश्र का मतलब मिश्रित, ठीक है। अब मिश्र धातु के किसी भार में कह रहा है यदि 51 ग्राम चांदी हो, 51 ग्राम चांदी, यानी कि जो मिश्र धातु में हमने 15% चांदी मिलाई है उसका मान कह रहा है कि 51 ग्राम है, ठीक। तो 1% का मान हम निकाल लेते हैं, 51/15 हो जाएगा, 51/15 हो जाएगा। तो कह रहे हैं दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी। मान ले कि 100% प्रत्येक हर वस्तु अपने आप में होती है, इस 100% में 15% इसमें क्या कर दिया, चांदी कह रहा है। क्या कह रहा है कि चांदी है, सिल्वर है। अब इसमें अन्य धातु की मात्रा कितनी हो जाएगी, आप घटा लीजिए 100 में से 15, तो आप कहेंगे कि 85% दूसरे धातु की मात्रा हो जाएगी। तो वही हमें क्या करना है, 15% का मान 51 था, तो वही कह रहा है कि 15% जो था मान है 51 ग्राम चांदी है। तो अब यहाँ पर 85% का मान निकाल लीजिए। 15% का मान 51 था, एक का मान 51/15 हो गया, तो 85 का मान कितना हो जाएगा, 51/15 गुणे 85। 5 से काट लीजिए, 17 5 85 और 5 से काटेंगे 3 बार, 3 से काट लीजिए 17 बार कटेगा, 17 17 289 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा ग्राम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला करें एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 1/3 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि हमने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी, कास्ट प्राइस है, ठीक है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है कह रहा कास्ट प्राइस का 1/3, 1/3 को हम क्या करते हैं, सही बटा करते हम कर दीजिए, 3 1 3 1 4/3। अब कह रहा है कि कास्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस का कितना है, 4/3 है, यानी 100 का 4/3 है, तो 400/3 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 400/3। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, पहले देखिए लाभ हो कितने का रहा है, तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य घटा देंगे, किसमें से, विक्रय मूल्य में से। तो घटाइए 400/3 में से 100 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, घटेगा यानी 100/3, यानी कि यहाँ से प्रॉफिट हमारा निकल रहा है कितना,
100/3। ठीक, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपका प्रॉफिट आया है बटे में क्रय मूल्य, जो 100 आपका क्रय मूल्य दिया हुआ गुणे 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, बस काट दीजिए। 100/3% आ गया, सही बटे में तोड़ लीजिए इसको, तो ये 33 सही, 1/3% का मान होता है 100/3। ऑप्शन देखिए सी इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17/8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6/17 है। मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात होगा। मिश्रण में कह रहा है बजरी का अनुपात, मिश्रण में रेत को R से दर्शा देते हैं, बजरी को B से दर्शा देते हैं। कह रहा है कि रेत और बजरी का अनुपात कितना है मिश्रण में, 17/8 का है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जबकि बजरी और सीमेंट B और C का अनुपात क्या कह रहा है, 6/17 का है। तो कह क्या रहा है, तो बताइए कि मिश्रण में रेत तथा सीमेंट का अनुपात क्या होगा, यानी R और C का मान पूछ रहा है। तो R और C का जब मान पूछ रहा है तो B कॉमन भी है, आसान क्वेश्चन बना रहा है। B जब कॉमन है तो पहले क्या करते हैं, B वाले पार्ट को इक्वल कर देते हैं। तो B वाला इसमें 6 दिया हुआ है, या B वाला इसमें 8 दिया हुआ है। 8 और 6 को इक्वल करने के लिए देखिए किससे हम गुणा कर दें, अगर हम गुणा कर दें तो आपका बराबर हो जाएगा। तो 8 तिरिके 24, 6 चौको 24, यानी कि इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें पूरे समीकरण में, और इसमें हम क्या करें 4 से गुणा कर दे, तो मामला फिट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो ऊपर का जो आपका पार्ट बनेगा ये 17 51 संबंधे 8 तिरिके 24 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो 6 चौको 24 संबंधे 17 चौको 68 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर हम B को B से कैंसिल कर देंगे, तो R संबंधे C बराबर आपका हो जाएगा 51 संबंधे 68। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत यहाँ पर। 24 से 24 कैंसिल, 51 और 68 बच गया, लिख दिया हमने। अब इसको किसी से कट रहा है तो काट लीजिए, 17 से दोनों कटेगा ही, वही चीज़ हो गई। फिर पुराना वाला मिल गया, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 3 संबंधे 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक लाइन क्या बल्कि बगैर पेन और पेपर से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है इस बात पे। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का। कह रहा है A B C मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। कह रहा है कि A B और C किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो A B और C का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर। आगे कह रहा है A और B मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो A और B मिलकर के इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो A और B का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1/12 हो जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है जबकि B और C एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि B और C का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 1/20 हो जाएगा। कह रहा है कि B अकेले इस कार्य करे तो उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, यानी B उस कार्य को अकेले कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर इस समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो आपका B 2 बार आ रहा है, तो मैं B को एक बार यहाँ पर लिख करके प्लस, क्या इसको मैं A + B + C के रूप में नहीं लिख सकता, यानी 1/12 + 1/20 नहीं लिख सकता। इसको हम जोड़ेंगे तो 2B आएगा। 2B को मैंने एक B यहाँ पर लिख दिया, एक B यहाँ पर लिख दिया। मैं इस रूप में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि A + B + C का मान हमें ऊपर दिख रहा है, 1/10 होगा। तो हमें B का मान ही निकालना है। B का जब हमें मान ही निकालना है तो यहाँ पर देखिए इसी समीकरण को मैं यहाँ पर बैक पीछे लेके आ रहा हूँ। B + A + B + C का मान कितना है, 1/10 है, और बराबर 1/12 + 1/20 हो गया। क्लियर है, यानी B बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/10 - 1/12 - 1/20 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा देख लीजिए, तो 12 दूना 24, 120 आएगा एलसीएम। ठीक, तो 10 का मतलब 12 हो जाएगा, माइनस और ये 10 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो माइनस में आ रहा है क्या, माइनस में नहीं आना चाहिए, उल्टा मैंने कर दिया। 1/10 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में होगा, ये सारे प्लस में हो जाएंगे। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी प्लस माइनस की। क्लियर है बात। 1/10 को ना हम उधर लेके जाएंगे तो B जो कहते हैं वहीं पे रह जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा 1/10, यानी ये माइनस में होगा, ये बाकी सब प्लस में हो जाएंगे। 20 से काटेंगे 0, 6 बार जाएगा। ठीक है, 10 6 16 हो गया, 16 में से हम निकाल देंगे तो 4 बटेगा 1/20, तो अब हो गया 1/30। तो B का एक दिन का कार्य हो गया 1/30, यानी 20 B उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 30 दिन में। उसी को 20 बस पलट देते हैं, 1/30 को पलट देंगे तो दिन निकल जाएगा, और उसी को पलट देते हैं तो एक दिन का कार्य निकल जाता है। यही काम करते हैं, तो 30 दिन हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का कह रहा है 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज के दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 की राशि कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो
वही है सूत्र, PRT बटे में 100, सिंपल सा सूत्र है, रख दीजिए। P आपका कितना दिया हुआ है 2000 और R कितना दिया हुआ 8.5%, समय आपका 6 वर्ष बटे में 100, 20 से 20 काट दीजिए, खत्म। ये आपका हो जाएगा 6 दूना के 12, 1 0 से ये दशमलव भी खत्म हो गया, 85 पूरा हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 12 5 60, 12 बटे 96, 96 102, 10 20, ऑप्शन 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर होगी। मेरी उम्र क्या होगी? मान लेते कि मेरी उम्र x है, चचेरे भाई की y है। क्या कह रहा है कि मेरी वर्तमान उम्र का 2/3 यानी कि 2x बटे में 3 क्या है, बराबर है मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के यानी कि 3 बटे में 4 y के। ये आपका हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि 3 वर्ष पहले मेरी उम्र 3 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी रहेगी? वर्तमान x माने है तो x माइनस 3 रही होगी। ये बराबर है क्या? मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र की, यानी मेरा चचेरे भाई की 4 वर्ष बाद की उम्र, यानी प्लस इसमें करेंगे 4 वर्ष बाद। जब बाद की बात करेगा प्लस करेंगे, पहले की बात करेगा माइनस करेंगे। तो ये 4 वर्ष बाद की उम्र की, यानी कह रहा है कि मेरी 3 वर्ष पहले की जो उम्र थी मेरे चचेरे भाई की 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से एक समीकरण बनेगा, एक्स वाई को इधर ले जाइए, एक्स माइनस वाई बराबर उधर ले जाएंगे तो 7 हो जाएगा। एक समीकरण मान लीजिए, यहाँ से भी एक समीकरण बराबर कर लेते हैं तो ये उधर जाएगा, 4 दूना के 8 x हो जाएगा और ये 3 3 के 9 y हो जाएगा बराबर 0। क्या कह रहा है कि मेरी वर्तमान उम्र क्या होगी? x का मान पूछ रहा है, y को हम गायब कर देते हैं दोनों समीकरण से। तो इसमें हम क्या करते हैं, 9 से गुणा कर देते हैं, 9x माइनस 9y बराबर 9 7 63 हो जाएगा। अब दोनों समीकरण को घटा दीजिए तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस x बराबर माइनस 63 आएगा, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 63। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंसुरेशन का है। कह रहे हैं एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/4 है, 1/3। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु आप समझ रहे हैं ना, ये वाला शंकु मेंसुरेशन का ये शंकु है, जो कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है आधार की त्रिज्या की क्या है, 1/3 है। क्या कह रहा है? जिसके आधार की त्रिज्या मान लेते R1 है, आधार की त्रिज्या कह रहा है उसकी ऊंचाई की 1/3 है, यानी कि उसकी ऊंचाई की 1/3 है। ये कह रहा है क्या क्वेश्चन? लंबवृत्तीय ऐसे शंकु है, कह रहा है कि उसकी जो त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है। आगे कह रहा है एक गोले के आयतन के बराबर है। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन है एक गोले के आयतन के बराबर है, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया कि जो शंकु है उसकी त्रिज्या जो है उसकी ऊंचाई की 1/3 है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यानी कि जो लंबवृत्तीय शंकु होगा, शंकु का जो आयतन है वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, वो है गोले के आयतन V2 के, गोले के आयतन V2 के। यहाँ पर गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं R2 है। अब यहाँ पर V1 V2 से मान निकाल लेते हैं। कह रहे शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का आयतन पहले लिखते हैं। आप जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर h, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R2, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या R2 है तो R2 का क्यूब। ठीक है, अब h का मान यहाँ से हम रख सकते हैं, h का मान कितना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा 3R1। ठीक है, 3R1 हो जाएगा, रख दीजिए। पहले यहाँ से जो कट रहा है पाई से पाई को ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे h की जगह 3R, h की जगह 3R रख देते हैं। ठीक है, 3 से 3 भी कट जाएगा, यानी इधर बचेगा R1 का क्यूब, इसको भी इधर ही लाइए, इधर लाते हैं तो R2 का क्यूब बटे में आ जाएगा और ये बटेगा 4/3। ठीक, इतना हो गया। अब R1 बटे में R2 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों क्यूब है तो ये इधर वाले दोनों क्यूब रूट में चले जाएंगे, यानी 4 भी क्यूब रूट में चला जाएगा, बटे में 3 भी क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में चला जाएगा। इस बटे को हम क्या इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं संबंध के रूप में, क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 3। ठीक, ये अब आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुत आसान था, कुछ था नहीं उसमें। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति क्या होगी? बहुत आसान है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम्स निकाल लीजिए, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि डिस्टेंस कितनी है, 338 है, अब बटे में इस टाइम कितना लग रहा है, 50 सेकंड। बस हो गया, काट लीजिए। सबसे अच्छी चीज़ ये देखिए कि ये सेकंड और मीटर में दिया हुआ है टाइम और दूरी, तो आंसर भी मीटर पर सेकंड में ही दिया हुआ, किलोमीटर पर घंटा में नहीं दिया हुआ ना, उसको बदलना पड़ता। ठीक है, चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है और क्वेश्चन किस में पूछा है, तुरंत उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, यूनिट तुरंत वहाँ पे कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर काट लीजिए, देखिए किससे कट रहा है, 2 से काटेंगे, 2 करने 2, 2 6 12, 2 9 18, 2 से काटेंगे 25 बार, 25 से भाग दे लीजिए
तो 25 छक 150, 25 छक 150, 6 आ चुका है, यानी 6 सिर्फ ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, 6 पॉइंट समथिंग जो दिया हुआ है। तो उतना लंबा कैलकुलेशन मत कीजिए, जहाँ आपको मिल जाए ऑप्शन वहीं पे टिक लगाइए, आगे बढ़िए, टाइम बचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तांबे की तार को मोड़ करके एक वर्ग बना गया, यानी एक तांबे की तार थी उसको मोड़ा गया और एक वर्ग बना दिया गया। कह रहा है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 121 है, मान लेते इसकी भुजा ए है। आगे कह रहे यदि इसी तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया जाए, यानी इसी तार को मोड़ करके कह रहा अगर वृत्त बना दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जो ये तार मोड़ा गया बाहर बाहर, ये क्या चीज़ है, ये वर्ग का परिमाप का काम करेगा, वर्ग का परिमाप का काम करेगा, यानी कि 4a होता है वर्ग का परिमाप। और यही तार जब उससे वृत्त बनाया गया तो ये बाहर बाहर का हिस्सा, ये वृत्त का क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। और वृत्त की परिधि होती है 2πr, क्या होती है 2πr। चलिए ठीक है, इतनी चीज़ पता चल गई। हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से दोस्तों ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू निकलेगी कैसे, क्षेत्रफल से, क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, और यही बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में 121, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, √121 बराबर 11। अब हमें मान मालूम हो गया क्या, 11a का, और यही इक्वल होगा यहाँ से कि क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, पहले r का मान निकालना पड़ेगा। जो वृत्त की परिधि 2πr बराबर होगी किसके, वर्ग के परिमाप के, क्योंकि उसी वायर का ही यूज़ इसमें भी किया गया, दोनों में एक ही तार है, तो जो तार की लंबाई होगी वही दोनों में यूज़ होगी, वो दोनों बैलेंस होगी, दोनों बराबर होगी, तो परिधि उसके परिमाप के बराबर होगी। तो यहाँ पर पाई का मान दिया हुआ नहीं दे रहा, तब भी आपको पता ही है, तो 2 से काट लीजिए, 2 दूना के 4, और ये कितना आया, 11 आया। किसका मान दोस्तों 11 आया, ए का मान, ए का मान 11 है, तो यहाँ पर 11 लिख लीजिए, या एक लाइन और लिख लेते हैं, और साथ साथ इसका मान 22/7 रखेंगे ही, तो 22/7 रखेंगे या पाई, हाँ 22/7 रख लीजिए। चलिए 22/7 रखिए कि ना रखिए मैं बता देता हूँ, हाँ रख लीजिए, ठीक है। पाई का मान 22/7 रखते हैं तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, और गुणे 2a के रूप में है, तो 2 और 11, यहाँ पर 11 दूना 22 कट गया, r का मान 7 आ गया। r का मान जब 7 आ गया तो कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, बस πr² लगा दीजिए, और ये 22/7 गुणे 7 त्रिज्या 7 निकल चुकी है, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगली तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 69 के 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाए, इनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 4, 8, 3 हो, 483 हो। देखिए समांतर श्रेणी की जब बात करें और 3 क्रमागत संख्याएं ले ली जाए तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, a - d, दूसरी a और तीसरी a+d। आप जानते हैं इस चीज़ को, समांतर श्रेणी में जब भी ली जाएंगी तो ऐसे ही ली जाएंगी। अब d क्या है, d होता है सर्वांतर, 2 संख्याओं के बीच का अंतर, इतना पता है। a क्या होता है, पहला पद होता है। तो इस तरीके से ही संख्या ली जाती है, नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 को इस प्रकार बांटिए, यानी कि इन तीनों को ऐसे बांटना है कि ये 69 हो जाए। तो इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 69 आना चाहिए। अब यहाँ से देखिए किसका मान निकल सकता है, किसी का मान निकल रहा है, d से d कट जाएगा, 3a हो जाएगा, 3a बराबर 69, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 69/3, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 3 9, a का मान 23 आ चुका है, a का मान 23 आ चुका है, यानी बीच वाली संख्या 23 आएगी, इतना पता है। आगे कह रहा है उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 6, 8, 3 है। सबसे छोटे भाग का मतलब ये जो a - d है और a है, इन दोनों के गुणनफल की बात कर रहा है, छोटे भागों की। तो a - d और a इन दोनों का गुणनफल कितना कह रहा है, 483 है। तो a की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर 23 ये भी हो जाएगा, 23 से ये कटेगा, 23 दूना के 46, 23 से करना, ठीक है ठीक है। a - d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 23 रख दीजिए, इसका भी मान, a - d मत लिखिए बल्कि इसको कीजिए 23 - d, क्योंकि a का मान देखिए 23 आ चुका है, बराबर 483/23, 23 दूना के 46, 23 से करने 23, 21 आ गया, यानी d बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, d बराबर हमारा 2 आ गया। अब सबकी वैल्यू निकाल लीजिए, a - d बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 19 हो जाएगा, a की मान 23 हो जाएगा, फिर a+d क्या हो जाएगा, 23 और 2 25 हो जाएगा। एक देखिए यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ हुआ, ये आपका ये आपका 23 में से 2 घटेगा तो 21, 21, 23, 25, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत यहाँ पर। देखिए a और d का मान निकाल लिया जाए, वही 3 भागों का मान पूछ रहा था, a - d, a+d। a का मान कितना निकला है, 23 निकला है, d का मान 2 निकला है, तो a - d किए तो आपका कितना आ गया, 23 में से 2 घटा 21, फिर a का मान 23 और फिर a+d यानी 23 + 2 25, बस हो गया आपका आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है
यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0 के दो असमान और वास्तविक मूल हो तो के का मान इसमें से किसका अनुसरण करेगा। देखिए अगर के का मान असमान और वास्तविक होगा तो उस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस के बराबर 0 को अगर हम तुलना करें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बराबर 0 से, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आप कहेंगे कि 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है आप कहेंगे के है, सी की वैल्यू क्या है आप कहेंगे के है। ठीक है, यहाँ पर पता चल गया। अब यहाँ पर b की वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू क्या है k है तो k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 यानी 4k इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से k ले लीजिए कॉमन यानी k माइनस 4 हो जाएगा इज ग्रेटर देन 0। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि k इज लेस देन 0 एंड k इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये दो कंडीशन बनेगी, यही आपका होगा। देखिए या तो k या तो जो है 0 से छोटा होगा या k बड़ा होगा 4 से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 हो का एक मूल x बराबर 3 हो तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। पहले क्या करते हैं, इस समीकरण में x की वैल्यू रख देते हैं, x बराबर जो 3 दिया हुआ है तो 3 रखेंगे तो पहले x स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 4 x का मतलब 4 तिहाई 12 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते जाइए 12 प्लस के बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगा 3 बचेगा यानी के बराबर आपका आ गया 3। अब इसमें समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के में के की वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए द्विघात समीकरण बन गया, उससे सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर अगर करेंगे तो माइनस 3 एंड माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों का गुणा करने पर 3 आ रहा है, जोड़ने पर माइनस 4 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, x माइनस गुणनखंड हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है इसमें, x माइनस 3 हो गया। दूसरे में क्या करेंगे, माइनस ही कॉमन लेंगे, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। यानी x माइनस 3 बराबर 0 x, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी और 1 आ जाएगी। तो 3 तो ऑलरेडी बता चुका है x की वैल्यू, एक दूसरी वाली क्या आ जाएगी 1 आएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अलजेब्रा का इतना प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहे कि यदि ए स्क्वायर प्लस 1 अपान स्क्वायर बराबर 3 हो तो ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब का मान पूछ क्या होगा। देखिए सबसे पहले चीज़ कि हमें निकालना है ए प्लस 1 अपान ए का मान। तो ए प्लस 1 अपान ए का मान निकालने के लिए हम सहारा लेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर बराबर 3 वाले सूत्र का। तो ए प्लस 1 अपान ए का होल का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 2। तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर बराबर 3 दिया हुआ है तो 3 दूना 5 हो जाएगा। यानी कि ए प्लस 1 अपान ए बराबर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या जाएगा, कड़ी में चला जाएगा। इतना पता चल गया। पूछ क्या रहा है, ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब का मान बताइए। आप जानते हैं कि ये सूत्र होता है पहले कोष्टक में मूल पद सचिन्ह, दूसरे कोष्टक में पहली का वर्ग दूसरी का वर्ग, दोनों संख्याओं का गुणनफल चिन्ह बदल करके, यानी -1 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो ये ए से 1 कट करके सिर्फ 1 बच जाएगा। ये होता है इसका सूत्र, बस मान रख दीजिए फट से। यहाँ पर √5 हो जाएगा ए प्लस 1 अपान ए का मान, और ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर का मान 3 हो जाएगा -1, यानी कि 2√5। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं दोस्तों, ये खत्म हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई, मिलेंगे इससे शानदार और धमाकेदार के साथ। आपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।